वेलकम प्यारे, आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महा मैराथन क्लास की, जो कि क्लास 6 का हिस्ट्री अध्याय 4 को हम कवर करेंगे। इसमें जो है हम एनसीईआरटी कवर करा रहे हैं, लाइन बाय लाइन कवर करा रहे हैं। और जाकर के ये क्लास जो है महा मैराथन, ये थ्योरी क्लास है। हमने आपको पिछले वाला वीडियो में अपना प्रूफ दिया था कि लाइन बाय लाइन, यानी कि लाइन से उठा करके सीटेट में सवाल पूछा जाता है, जिसकी वजह से कोई भी छात्र जो है अच्छा नंबर से पास नहीं कर पाते हैं। यानी कि अधिकतर ऐसा देखा गया है कि सीटेट का रिजल्ट में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग फेल हो रहे हैं। तो इसका मेन कारण एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ता है, जिसकी वजह से रिजल्ट इतना कम जाता है। तो इसीलिए यही सब को ध्यान में रखते हुए हम जो है सीटेट का जो है एसएसटी पेपर लेकर के आए हुए हैं आप लोगों के सामने जुलाई 2024 के लिए, जिसमें कि हम आप लोगों को क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के सभी सब्जेक्ट को बारीकी के साथ लाइन बाय लाइन अध्ययन करा रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर 4 का जो है हम लोग संपूर्ण महा मैराथन क्लास करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि लाइन में जो हम पढ़ाएंगे वहीं से क्वेश्चन बनता है, जो कि आपका दिमाग घुमा देगा। अगर आप ये वीडियो देखेंगे, यानी कि अगर इस यूट्यूब चैनल से आप पढ़ेंगे, तो आपको जो है एग्ज़ाम हॉल में उस सवाल का जो आएगा उसका जवाब आपको यहीं से मिलेगा। ये कन्फर्म है, आप लिख लीजिए, क्योंकि हम इससे पहले 2 वीडियो बनाए हैं, उसमें आपको हम प्रूफ दिए हैं कि कहाँ से कैसा सवाल आता है। तो इसीलिए यदि आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा लीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलते हैं अपना एनसीईआरटी बुक पे, और उसको जो है हम लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको जो है पहला और दूसरा चैप्टर ही मिलेगा, लेकिन उससे आगे नहीं है। तो हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको A to Z पेपर 2 का जो है एसएसटी पढ़ाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जी हाँ प्यारे, हम आ गए हैं अपना एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का जो है हिस्ट्री को लेकर के, हिस्ट्री को लेकर के हम आ चुके हैं। अब जो है हम हिस्ट्री को आप लोगों के सामने लाइन बाय लाइन जो है अध्ययन कराने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जो हम 3 वीडियो बना चुके हैं, जो कि अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम अध्याय 4 का जो है अध्ययन करेंगे। जी हाँ, इसमें हम लाइन बाय लाइन अध्ययन कराते हैं। ये जो है महा मैराथन क्लास है, ये आपका क्लास लंबा भी हो सकता है, आपको घबराना नहीं है। यदि आप घबरा जाएंगे तो ये तो 100% है कि आप सीटेट में जो है क्रॉस कर जाएंगे पेपर 2 को लेकर के। इसीलिए अगर आप पेपर 2 को क्रॉस नहीं करना चाहते, अगर आप उसको अच्छा नंबर से, यानी कि 100 प्लस नंबर से आप पास करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा। यही वीडियो नहीं, सिर्फ आने वाली इस यूट्यूब चैनल पर जितना भी वीडियो सीटेट का आएगा, सब वीडियो को आप A to Z देखिए, तब आप पता चलेगा आपको एग्जाम हॉल में कि आखिर हम क्या पढ़ाए हैं और क्या एग्जाम में आया है। तो चलिए बिना बकवास किए हुए वीडियो को हम लोग प्रारंभ कर लेते हैं। अध्याय 4। अब देखिए अध्याय 4 में मेरा जो है पाठ का शीर्षक क्या है, क्या बताती है हमें, यानी हमें क्या बताती है किताबें और कब्र। कहने का मतलब ये हुआ कि किताब और कब्र से हमें क्या जानकारी मिलती है आज के इस वीडियो में, यानी कि अध्याय 4 में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ बातें दी गई है जो कि ये बच्चा से संबंधित हैं, लेकिन इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यहाँ से सीटेट सवाल नहीं पूछते हैं। सीटेट जो सवाल पूछना आरंभ करते हैं वो आगे से। जैसे कि हम इस पुस्तक को खोले हैं तो हमारे सामने जो आया था, तो उस चैप्टर का जो शुरुआत है मेन यहाँ से होता है। यहाँ से आपका जो है चैप्टर बिल्कुल शुरू हो जाती है। जी हाँ, तो इसमें देखिए यहाँ पे इसमें क्या दिया है, दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत में एक, यानी कि दुनिया का सबसे पुराना जो है साहित्यिक स्रोत में से एक है। तो अब देखिए इसमें क्या है वो एक। जी, तो इसमें देखिए क्या है, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, वेदों के बारे में आप जो है सुने होंगे। तो इसमें दिया है वेद
4 हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। जी हाँ। अब जो है इसमें देखिए आगे क्या कहा है। ऋग्वेद जिसकी रचना करीब 3500 साल पहले हुई, यानी कि ऋग्वेद जो है इसकी जो है रचना यानी कि लेखन जो है कब हुआ? करीब जो है 3500 साल पहले जो है इसको लिखा गया था ऋग्वेद को। जी, अब आगे देखते हैं इसमें। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है, यानी कि ऋग्वेद में कितना है? करीब 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, उसको जो है सूक्त कहा गया है। जी, अब चलिए हम इसमें आगे ये देखते हैं सूक्त का मतलब क्या होता है। सूक्त का मतलब ये है कि अच्छी तरह से बोला गया, यानी कि ऐसी प्रार्थनाएं जो बहुत अच्छी तरह से प्रकट किया गया है, यानी जो बहुत अच्छे से बोला गया है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए, यानी कि ये जो है विभिन्न देवी देवताओं को जो है मनन करने के लिए इसको गाया गया था या फिर इसको बोला गया था। इनमें से 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, आप इसको नोट कर लीजिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको VVI बता रहे हैं, ये देखिएगा आप क्या है इसमें। देखिए इसमें कितने देवता का नाम है? 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है अग्नि, दूसरा है इंद्र, तीसरा है सोम। 3 देवता क्या है? अग्नि, इंद्र, सोम, ये तीनों देवता बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, इसमें देखिए क्या कि अग्नि जो है आग की देवता है, इंद्र जो है युद्ध की देवता है, और सोम जो है एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। जी, यानी कि इसमें जो है 3 देवताओं, यानी कि ऋग्वेद में जो है 3 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो है आग का है, और जाकर के इसमें इंद्र जो है वो युद्ध का है, यानी कि लड़ाई वाला जो है। उसके बाद सोम जो है, सोम एक पौधा है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये अक्सर संभावनाएं है इसकी सवाल बनने की। तो चलिए इसमें हम लोग आगे देखते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की, यानी कि वैदिक जो है प्रार्थनाएं हैं वो कौन किया था? ऋषि मुनि लोग होते थे, वही इसकी रचना की थी। अब देखिए, आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अब देखिए, कहने का मतलब जो है आचार्य यानी कि जो इसके जानकार थे, यानी प्रार्थना के जानकार थे, वो जो है विद्यार्थियों के क्या करते हैं? अक्षरों को, शब्दों को और वाक्यों को बांटकर सस्वर यानी कि ध्वनि जो निकाल करके उसको कंठस्थ यानी याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष होते थे। अब देखिए, ऐसा माना गया है कि ये जो है सूक्त यानी कि जिसको कहते हैं प्रार्थना है, ये जो है अधिकांश क्या है, इसको जो सिखाने वाले लोग थे वो ऐसा माना जाता है कि वो पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। देखिए, सवाल में इसको अभी कथन और कारण में दे सकता है कि देखिए इसमें क्या है कि कुछ प्रार्थनाएं ऐसी थी जिसके कि महिलाएं भी रचना की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृतिक या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद में जो भाषा प्रयोग किया गया है उस भाषा को किस भाषा के नाम से जानते हैं? प्राक संस्कृत या फिर इसको वैदिक संस्कृत कहलाती है। जी हाँ। अब देखिए, तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है, यानी कि आज के युग में जो हम स्कूल में पढ़ते हैं संस्कृत की किताबें, उस किताब से जो है भिन्न है। कौन सी किताब? जो पहले जमाने की जो प्राक संस्कृत है उससे ये संस्कृत आज भिन्न है, उसका परिवर्तित रूप ही है। जी हाँ। चलिए इसमें हम लोग आगे भी देखते हैं इसमें क्या है, इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले इसको जान लेते हैं हम लोग इसमें क्या है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत जो है वह तो ही है भाषा, लेकिन उसके अलावा देखिए क्या भाषा है। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी कि अर्थात भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। अब देखिए, यह यानी संस्कृत भाषा जो है भारत और यूरोप में बोली जाने वाली भाषाएं थी। उसके बाद देखिए, इसमें भारत की कई भाषाएं असम या गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं हैं जैसे फारसी। यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी और स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़े हैं। यानी कि इतनी भाषाएं जो है ये जुड़ी हुई है संस्कृत भाषाएं से, आदि इसी परिवार से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है।
इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा गया है क्योंकि आरंभ में उनमें से कोई शब्द एक थे। उदाहरण के लिए मातृ यानी कि संस्कृत भाषा माँ, हिंदी और मदर अंग्रेजी में शब्द को लिखा गया, यानी अंग्रेजी में क्या शब्द को मदर को लिखा गया है। माँ को जो है संस्कृत में क्या है, इसको जो है हिंदी में माँ कहा और जाकर के अंग्रेजी में मदर कहा। जी अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए इसमें और हम आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं, यानी कि हमारे इस उपमहाद्वीप में जो है दूसरी परिवार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा की भाषाएं बोली जाती है। पूर्वोत्तर यानी भारत के पूर्व और उत्तर हिस्से वाली जो एरिया है उसमें जो है क्या कौन सी भाषा, तिब्बत और बर्मा वाली भाषाएं बोली जाती हैं। जबकि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। अब देखिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है तेलुगु, उसके बाद तमिल, उसके बाद फिर कन्नड़, फिर मलयालम जो है ये किसमें है, द्रविड़ भाषा परिवार का जो है भाषाएं है। जबकि झारखंड, मध्य भारत के कई हिस्से में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा से जुड़ी हुई यह भाषाएं हैं। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी सवाल बनने की संभावनाएं होती है। चलिए इसमें हम लोग आगे देखते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं, यानी कि हम जो किताब पढ़ते हैं वो चाहे तो लिखा गया या फिर उसको छपाई किया गया है। अब देखिए इसमें ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, ऋग्वेद को जो है पढ़ा नहीं जाता था, उसका उच्चारण किया जाता था और फिर श्रवण किया जाता था, यानी उसको फिर सुना जाता था, न कि पढ़ा जाता था। पढ़ा नहीं जाता था, उसका जो है उच्चारण किया जाता था और उसको जो है सुना जाता था। अब देखिए इसमें रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छपाने का काम तो मुश्किल से 2 साल पहले शुरू हुआ। जी छपाने का काम जो है 2 साल पहले से ही प्रारंभ हुआ, लेकिन रचना यानी कि लिखने का काम जो है कई सदियों पहले से ही चल रहा था। जी अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या कहा है। अब देखिए इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। जी हाँ, इतिहासकार और जाकर के पुरातत्वविद के बारे में हम इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में देखिए हम उसको चर्चा में नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर चर्चा में लाएंगे तो वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। इसीलिए यदि आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए तब जाकर के ये वीडियो देखिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इसमें देखिए इसमें क्या कहा है, इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करती है। जिस तरह से पुरातत्वविद जो होता है वो अपना जो है खोज बीज हमेशा चालू रखता है, उसी तरह से इतिहासकार भी अतीत के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करती हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा, भौतिक अवशेष उनको कहते हैं जो कि जैसे घर का अवशेष और जाकर के विभिन्न पदार्थों का अवशेष जो मिला उसको कहते हैं भौतिक अवशेष, के अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ये इतिहासकार करते हैं, भौतिक और लिखित दोनों। अब चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन किस तरह से किया गया है। यहाँ पे इसमें दिया गया है ऋग्वेद के सूक्तों का वार्तालाप। वार्तालाप मतलब होता है बातचीत के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ, यानी कि ऋग्वेद में जो है 2 नदियों का मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है। वो नदियां याद रखिएगा, वो है आपका व्यास नदी, उसके बाद है सतलुज नदी। ये 2 नदी हैं जो करके ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। तो चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। ऋग्वेद में 2 नदियों का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा, वो है सतलुज और व्यास। जी अब देखिए यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है ये वाला चित्र, ये जो है ये है पांडुलिपि, जो कि ऋग्वेद में लिखा हुआ ये है। पांडुलिपि का मतलब है क्या कि हाथ से लिखा हुआ जो पन्ना होता है वो पांडुलिपि कहलाता है। पांडुलिपि के विषय में भी हम पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं, तो इसीलिए इसमें अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ इतना समझिए ये जो लिखा हुआ है यह पेड़ के छाल पे लिखा हुआ है, लेकिन यह कौन सी पेड़ की छाल है इसके विषय में भी हम पिछले अध्याय में अध्ययन कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे बता देते हैं, ये भुर्ज की पेड़ जो है उसकी छाल पे इसको लिखा गया है।
याद रखिएगा, भुर्ज की छाल पे, जो कि भुर्ज का वृक्ष कहाँ पे मिलता है, कश्मीर वाला इलाका में। जी हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि भुर्ज वाला जो है अधिकतर सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे दो नदियों का उल्लेख किया गया है बातचीत के माध्यम से, लेकिन इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कोई तुक नहीं बनता है सवाल बनने का। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं जो महत्वपूर्ण है वही आपको बताते हैं। देखिए, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जिक्र है। जी हाँ, पहला था क्या, सतलज, और दूसरा था व्यास। सतलज और व्यास का जो है उसमें ऋग्वेद में चर्चाएं की गई हैं, लेकिन उसके अलावा जो है इसमें कुछ नदियां हैं, जैसे खास करके हैं सरस्वती नदी, सिंधु नदी। सरस्वती और सिंधु नदी का उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है, और जाकर के गंगा और यमुना नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार किया गया है ऋग्वेद में। ये याद रखिएगा, गंगा नदी और जाकर के यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार, यानी कि एक बार ही किया गया था। चलिए इसमें हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या कहा है। जी, यहाँ पे आते हैं तो हमको यहाँ पे नजर आता है क्या, मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी मतलब होता है जानवर, उसके बाद जो है घोड़ा तो आप लोग जानते हैं, रथ मतलब होता है गाड़ी। जी हाँ, रथ आप लोग देखे होंगे आज के युग में सड़क पे जो है घोड़ा गाड़ी आप जिसको बोलते हैं वो देखे होंगे, तो उसी को हम लोग रथ बोलते हैं। और इसमें हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या गया है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। जी हाँ, ऋग्वेद में जो है क्या कहा गया है, मवेशियों के लिए और खास करके बच्चों को, यानी कि फिर इसको कहते हैं पुत्र को प्राप्त करने के लिए जो है खास अनेक प्रार्थनाएं लिखी गई थी। अब जाकर के घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। घोड़ा का जो प्रयोग किया जाता था लड़ाई के समय, रथ जो होता है, रथ उसको खींचने का काम में लाया जाता था। घोड़ा के द्वारा ही रथ को खींचा जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाई जो होता था ऋग्वेद में, ऋग्वेद काल के समय में, उस समय जो है लड़ाई में जो है उसमें से मवेशी जीत करके लाया करता था। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो, या फिर जहाँ जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि उस समय जो लड़ाई होती थी तो उसमें जो है क्या है कि मवेशी को भी लाया जाता था जीत करके। उसके बाद जो है कभी कभी ऐसी जमीन पर लड़ाई लड़ी जाती थी जो कि अच्छी चारागाह हो, और जाकर के कभी कभी ऐसी जमीन पर भी लड़ाई होती थी जिसमें कि जौ की फसल जल्दी तैयार होने वाली जमीन है, उसके लिए भी लड़ाई लड़ी जाती थी। इसमें कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। देखिए, वो जो लड़ाई होती थी उसमें जो है कुछ लड़ाइयाँ पानी के लिए भी होता था, और जाकर के कुछ लोगों को बंदी यानी कि नौकर बनाने के लिए भी किया जाता था। जी हाँ, चलिए इसमें हम लोग फिर आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। उस जमाने में जो है सरदार हुआ करते थे, वो जो है युद्ध में जीते गए माल का कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया करते थे सरदार। फिर इसमें कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। पुरोहित वो होता है पंडितों में होता है, ये पंडित जाति में जो कि पूजा पाठ करवाते हैं। जी, अब चलिए इसमें देखते हैं। शेष धन आम आदमी आपस में बांट लिया करते थे। जी, कुछ जो है सरदार रखते थे, कुछ पुरोहितों को दे दिया जाता था, जो बचा वो जो है जनता जनार्दन आपस में बांट लिया करते थे। देखिए, कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ करने के लिए भी कुछ धन का इस्तेमाल किया जाता है। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यज्ञ की जो है आग में जो है जान दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। आहुति मतलब होता है बलिदान दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। जी, यज्ञ जो होता था उसमें आग जलाया जाता था, तो उसमें जो है घी का, अनाज का और जो है कभी कभी जानवरों का भी बलिदान दिया जाता था। जी, अब हम फिर आगे चलते हैं इसमें और भी देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे।
युद्ध में जो है अधिकांश यानी ज़्यादातर पुरुष लोग ही भाग लिया करते थे। अब जाकर के कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी, कोई भी अस्थाई सेना नहीं होती थी, यानी कि परमानेंट सेना नहीं हुआ करता था। लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। यानी कि कहने का मतलब उस समय कोई भी संगठन नहीं था, लोग आपस में एक जगह जमा हो जाते थे और जाकर के उन्हीं में जो ताकतवर होता था, जो लड़ाई करने वाला होता था, उसी को अपना ये लोग सरदार मान लेते थे और उन्हीं के अनुसार जो है काम का सलाह मशवरा लेकर के आगे बढ़ाता था काम काज को। जी हाँ, चलिए इसमें हम और फिर आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, लोगों की जो है कुछ विशेषताएं को बताते थे, वो शब्द देखिए इसमें क्या था। जी, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जा रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। जी हाँ, कहने का मतलब जो ये हुआ कि ऋग्वेद में जो लोगों का वर्गीकरण उसके काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, परिवार या समुदाय के आधार पर, या फिर उसके रहने की जगह के आधार पर, या फिर उसको कहते हैं क्या कि सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता था। और जाकर के ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने के लिए कुछ शब्दों को यहाँ पे देखने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो शब्द आखिर क्या है। ऐसे दो शब्द समूह है जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। जी हाँ, पुरोहित जो है यज्ञ करवाते थे या फिर उसको कहते हैं अनुष्ठान करवाते थे। यानी कि यदि कोई किसी तरह का अगर पाप करता है तो उसका जो है मुक्ति दिलाने का काम कौन करता था? पुरोहित करता था। और दूसरे लोग वे थे जो कि राजा थे। चलिए इसमें और आगे देखते हैं। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। जी, ये राजा जो है अलग किस्म का था। ये न तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, न इनके पास सोना थी और न ही ये कर वसूलते थे। यानी कि उस जमाने में जो राजा थे उसके पास न ज़्यादा धन था, न दौलत था, और जाकर के न सेना थी उनके पास, और जाकर के कुछ नहीं थी। कहने का मतलब प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ये राजा बाद में पनपे राजाओं की तुलना में बहुत ही अलग था। जी हाँ, चलिए इसमें फिर आगे देखते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है क्या, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल हुआ करता था उस जमाने में। देखिए, एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी में व अन्य भाषाओं में आज भी होता था। जन मीन्स होता है जनता या फिर लोग। उसके बाद जो है दूसरा था विष, जिसे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। यानी कि जनता के लिए जो है जन शब्द का प्रयोग किया गया था, उसके बाद विष जो है वैश्य के लिए इस्तेमाल किया गया था। चलिए इसमें आगे देखते हैं। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में क्या मिलते हैं? विष और जनों के नाम मिलते हैं। इसलिए हमें पुरुजन या शिव भरत जन या शिव युद्ध जन या शिव जैसे उल्लेख मिलते हैं। जी हाँ, चलिए इसमें हम लोग फिर आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। आर्य जो हैं वे लोग अपने आप को घोषित करते थे जो इन प्रार्थनाओं की रचना की थी, तथा वे अपने विरोधियों को दास या फिर दस्यु कहते थे। दास यानी कि नौकर या फिर उसको दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और
शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दस्यु यानी कि दास वे लोग होते थे जो दूसरी भाषाएं बोले जाते थे या फिर वो जो है यज्ञ नहीं करवाते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। पहले लेकिन दास का अर्थ जो है गुलाम नहीं होता था, लेकिन बाद में दास शब्द का अर्थ आ गया है गुलाम। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदियां बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक के जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जी, गुलाम का तो काम वही होता है जो मालिक चाहेगा गुलाम को वो करना ही पड़ेगा। चलिए इसमें हम लोग आगे और भी देखते हैं। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उस समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह की विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। जी, जिस समय जो है क्या है कि उत्तर पश्चिम का जो हिस्सा है भारत का, उस भाग में जो है ऋग्वेद की रचना हो रही थी उस समय जो है दूसरी जगहों पर अलग तरह का विकास भी हो रहा था। तो चलिए इसमें हम लोग और आगे देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। महापाषाण काल के बारे में हम आप लोगों को पीछे बता दिए हैं। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये शिलाखंड महापाषाण यानी कि महा मतलब होता है बड़ा, पाषाण मतलब होता है पत्थर यानी कि बड़ा पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। यानी कि ये पत्थर जो है लोगों को दफन जिस जगह करते थे वहीं पे बहुत ही अच्छी तरीके से इसको लगाया गया था। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। कब्र जो महापाषाण काल में बनाती थी ये करीब जो है 3000 साल पहले की बता रही है। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यानी कि कब्र बनाने की जो प्रथा है यह कहाँ कहाँ पे प्रचलित थी। यह जो है सबसे देखिए पहले दक्कन वाला क्षेत्र, उसके बाद दक्षिण भारत का एरिया, उत्तर पूर्व भारत का एरिया और जाकर के कश्मीर में भी प्रचलित थी कब्र बनाने की प्रथाएं। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाया गया है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी देखने को मिल जाते हैं, जिसके विषय में हम चर्चा पिछले अध्याय में किए थे और यहाँ पे भी करेंगे। देखिए इसमें कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला होगा। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। देखिए यही एक इसी के आधार पर कहा जाता है कि जमीन के अंदर जो है कब्र को बनाया जाता था। ये मिला है इसी के आधार पर। अब इसमें देखिए क्या है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करो। अभी जो ऊपर में जो कार्य गए हैं उसी के बारे में बातें करते हैं। गड्ढा खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफन करना ये मुख्य कार्य था। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं थी, यानी कि वहाँ जो कब्रें मिली हैं उनमें जो है कुछ समानताएं थी। देखिए सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। यानी कि जो मरा था तो उसके आसपास जो है कब्र में कुछ खास तरह की मिट्टी की बर्तन मिली हैं, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ये सब चीजें जो है कब्रिस्तान में मिले हैं। तो कब्रिस्तान में क्या क्या मिले हैं देखिएगा।
मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो कि काले लाल रंग के मिट्टी के बर्तन हुआ करता था, और जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक एंड रेडवेयर के नाम से जानते हैं। इनके साथ यानी कब्र के साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और फिर सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। चलिए इसमें और आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो है कुछ वस्तुएं हैं जो कि उस समय कब्र में मिला था। तो हम लोग फिर इसमें आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या कहा है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। लोगों जो है, लोगों का जो असामाजिक जीवन जो था उसके बारे में पता करना है कि इसमें क्या है। जी, इसमें हम लोग आगे देखते हैं। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कहने का मतलब कि कब्र के साथ जो भी वस्तुएं मिली हैं, तो ऐसा माना जाता है वह चीज उसी व्यक्ति का रहा होगा, जिसकी वजह से उसको उसी के साथ रखा गया था कब्र में। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। जी, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। देखिए, ब्रह्मगिरी में जो है एक कब्र मिला है, वहां पे जो है एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि वो व्यक्ति अमीर रहा होगा। इसमें देखिए, दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। देखिए, दूसरा आदमी यानी कि दूसरा कब्र में जो है कुछ ही मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी, कुछ जो है सरदार थे तो कुछ उसके चेले भी हुआ करते थे। इसमें और आगे देखिए, क्या कब क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए होती थी। यानी कि अब यहाँ पे कहा गया है कुछ ऐसी भी कब्रें हैं जो खास परिवार के लिए थी। जी, इसमें अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिलते हैं। यानी कि महापाषाण काल के समय में जो है कुछ ऐसे कब्र मिले हैं जिसमें एक से अधिक आदमी का या फिर जानवर का कंकाल मिले हैं। ये यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। बाद में जो लोग मरता था उसको पोर्ट होल के रास्ते यानी कि छिद्र के रास्ते जो उसको कब्र में दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते हैं। जी, उसमें होल रख दिया जाता था, जिसको कि पत्थर से उस होल को बनाया जाता था और उसी में जो है उसको फिर दूसरा आदमी को दफनाया जाता था। इसमें हम लोग आगे देखते हैं इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति के कब्र। इससे पहले यानी कि अध्याय पहला या फिर दूसरा में हम चर्चा किए हुए हैं कि इनाम गांव, जो कि आपको हम दिखाए थे मैप पे, वहां पे देखिए एक विशिष्ट यानी एक खास व्यक्ति की जो है कब्र में क्या है देखते हैं। इसमें इनाम गांव यह भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह है। घोर नदी के किनारे जो है इनाम गांव है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। इनाम गांव में लोग कब रहते थे? 3600 से 2700 साल पहले ही लोग रहा करते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। गड्ढा में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। कहाँ? इनाम गांव में। कब? 3600 से 2700 साल पहले की बात है यह। उसका सिर उत्तर की ओर होता था, यानी कि दफनाया जो जाता था, यानी कब्र में जो आदमी को रखा जाता था उसका मुंडी जो है उत्तर दिशा में रखा जाता था।
कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता है, ऐसा भी साक्ष्य मिला है। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रखे दिए जाते थे। देखिए, कुछ ऐसा भी कब्र मिले हैं जहाँ पे जो है दफन यानी कि शव के साथ जो है खाना खाने के लिए कुछ बर्तनों को भी रखा गया था। इसमें हम लोग फिर आगे देखते हैं यह क्या कह रहा है। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है और शायद ऐसा साक्ष्य मिला होगा। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में था। जी हाँ, इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे, यानी कि शव जो मिला है उसका पैर जो है थोड़ा मुड़ा हुआ था। तो चलिए इसमें हम लोग आगे और भी देखते हैं क्या बताते हैं हमें कंकाल के अध्ययन, यानी कि कंकाल का जो अध्ययन करता है, यानी हड्डी का अध्ययन जो करता है उसका जो है अध्ययन करने से हमें क्या मिलता है। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। ऐसा आपको पता होना चाहिए कि जब छोटा बच्चा मरता है तो उसका हड्डी का पता तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यह फर्क नहीं कर सकते हैं कि यह लड़का है फिर या लड़की। क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या फिर स्त्री का? ऐसा सवाल किया जा रहा है। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर इनका अंदाजा लगाते थे। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिलाएं का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे उस जमाने में। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रवेश या कुलह पुरुष से ज्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकाल के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। जी, यानी कि कुल मिलाकर बात ये आ गई है कि उस जमाने में जो है कंकाल का पहचान जो करता था उस पर दुविधा बनी रहती थी कि ये पुरुष की है या फिर स्त्री की। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक के प्रसिद्ध वैद्य हुए करते थे। कितना 2000 साल पहले चरक नाम का कोई प्रसिद्ध यानी डॉक्टर हुआ करता था। देखिए, उन्हें चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। चरक संहिता किताब का नाम जो है चरक नाम के प्रसिद्ध डॉक्टर लिखा ही था। वे कहते हैं, कौन? चरक, कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। चरक उसी जमाने के हैं जो कि वो पहले ही बता दिया है कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होते हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। जी, आधुनिक समय में यह मान लिया गया है कि जो है मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां हैं, लेकिन उस समय जो बताया था 360। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़े और कार्टिलेज को भी जोड़कर यह संख्या बताई होगी। ऐसा माना जाता है कि चरक ने जो है 360 हड्डियों को जो बताया था कि 360 हड्डियां हैं, तो ऐसा माना जाता है वो हड्डी के दांतों को भी गिन लिया होगा। ये जो है तब जाकर के मिला करके 360 हुआ होगा। लेकिन वास्तव में जो है आज के युग में हड्डियों के बारे में अगर पता करें तो एक मनुष्य में 206 हड्डियां हुआ करता है। तो चलिए इसमें हम आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव के जो लोग हैं वहाँ के लोगों का जो है काम धंधा के बारे में यहाँ हम बात करेंगे। इसमें क्या है, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। इनाम गांव में इतनी चीज़ों की बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान यहाँ से अंदाज
अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। कुछ हड्डियां ऐसे मिले हैं जिन्हें काटने का निशान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि लोग इन हड्डियों को भी खाया करता था। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितबकरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। इतनी चीजों की हड्डियां कहाँ से मिली हैं? इनाम गांव से। ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं। बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी। ऐसी भी साक्ष्य मिली है जो कि इनाम गांव से मिली है। इस तरह से हम इस चैप्टर को जो है पूरा कवर कर लिए हैं। जी हाँ, यह चैप्टर जो है आज आपका खत्म हो चुका है। अध्याय 4 जो है आपका समाप्त हो चुका है। अब जो है हम अगला चैप्टर के बारे में बात करेंगे अध्याय 2 में। हाँ, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर महामैराथन क्लास खत्म होती है और जाकर के आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर से किस तरह की सवाल जो है सीटेट में पूछा गया है और पूछने की संभावनाएं रहती हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।